वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चीन ने पाकिस्तानी 5 आतंकियों पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लगाने के भारत के अनुरोध को रोक दिया है। यानी भारत चाहता है कि ये 5 आतंकवादी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हों, लेकिन चीन नहीं चाहता। ये क्यों नहीं चाहता, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। और कौन कौन से वो 5 आतंकवादी हैं जिनको हम इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना चाहते हैं। साथियों, एनआईए ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिस रिपोर्ट में 5 आतंकवादियों के नाम शामिल हैं, जिनमें पहला नाम है अब्दुल रऊफ असगर, जिसके बाद दूसरा नाम है साजिद मीर, तीसरा नाम है अब्दुल रहमान मक्की, आगे नाम है तला सईद और पांचवा नाम है शाहिद महमूद रहमतुल्लाह। ये 5 टॉप लेवल के आतंकवादी हैं और ये जुड़े हुए हैं जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों से, जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है। दोस्तों, हमने इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जमा की थी और भारत चाहता था कि ये आतंकवादी जो हैं वो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हों। लेकिन इन आतंकवादियों पर बार बार चीन ने रोक लगाई है। किस तरीके से रोक लगाई है और ये आतंकवादी जो हैं वो कितने खतरनाक हैं और कौन कौन से हमले इन्होंने भारत में किए हैं, इस वीडियो में हम वो भी जानेंगे। चलिए मैं आप लोगों को शुरुआत से समझाता हूं। पहला जो आतंकवादी है वो है अब्दुल रऊफ असगर, दूसरा आतंकवादी है साजिद मीर, तीसरा है अब्दुल रहमान मक्की, आगे तलहा सईद, शाहिद महमूद रहमतुल्ला। 5 आतंकवादी भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं। वो 5 आतंकी हमले कौन कौन से हैं? देखो, 26/11 आप लोग जानते हैं, मुंबई के ताज होटल के साथ साथ ओबरॉय पैलेस या अन्य जगहों पर भी, रेलवे स्टेशन पर भी जो है वो धमाके हुए थे, गोलीबारी हुई थी, जिनमें बहुत से लोग मारे गए थे। दूसरा पुलवामा हमला, आप लोग भूले नहीं होंगे इस पुलवामा हमले को। आगे 2016 में पठानकोट हमला, 2001 में संसद पर हमला और IC 814 अपहरण शामिल था, जिसमें मसूद अजहर को जो है वो यहां से हमने वापस किया था कुछ यात्रियों के बदले। तो ये कुछ आतंकवादी हमले रहे हैं जिनमें ये शामिल रहे हैं और ये तो एकदम बहुत फेमस आतंकी हमले हैं। छोटे मोटे तो इन्होंने बहुत से हमले किए हैं, जैसे आप यहां देखेंगे। समझना इन आतंकवादियों को और चीन क्यों नहीं चाहता इनको आतंकवादी घोषित करना, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। पहला आतंकवादी का नाम है अब्दुल रऊफ असगर। इस पर प्रतिबंध भारत ने लगाया और रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका ने 27 जुलाई 2022 को रऊफ को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के पहले प्रस्ताव को सह प्रयोजित किया था। यानी लगभग लगभग ये इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित होने वाला था। इस प्रस्ताव को चीन ने 10 मई 2023 तक 3 महीने के लिए रोक दिया था। यानी चीन ने रोक लगा दी थी, ब्लॉक कर दिया था कि भाई अभी इसको आतंकवादी घोषित नहीं करेंगे। उसके बाद 10 मई 2023 को चीन के द्वारा इसको ब्लॉक कर दिया गया था, यानी मना कर दिया था कि भैया ये आतंकवादी नहीं है, इसको आतंकवादी घोषित मत करो। इसके बाद जैश कमांडर अब्दुल रऊफ जैश संस्थापक मसूद अजहर के भाइयों में से एक था। ठीक है, किसके भाइयों में से एक था? ये मसूद अजहर का जो है भाई है एक। 1999 में काठमांडू से कांधार तक IC 814 विमान अपहरण का मास्टरमाइंड था ये। ठीक है, वह पाकिस्तान में प्रशिक्षण शिविर स्थापित करने और भारतीय धरती पर आतंकी हमलों का समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यानी एक तो ये ट्रेनिंग सेंटर चलाता था आतंकवादियों के पाकिस्तान में, जो वहां पे आतंकियों को जो ट्रेंड करते हैं वो काम करता था और भारत की सरजमीन पर जो है हमले करने का ये काम करता था। इसके बाद आप लोगों को बता दूं, अब्दुल रऊफ 2001 के संसद हमले और 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी रहा है। भारतीय जांच एजेंसियों ने एक सतह साजिदकर्ता के फोन से मिले सबूतों के आधार पर पाया कि 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें भी ये शामिल था। चलिए दूसरा हम लोग आतंकवादी देखेंगे जिसका नाम है साजिद मीर। पर प्रतिबंध लगाया हमने। इस पर मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को चीन ने 2023 में रोक दिया था। यानी हमने तो भेजा यूनाइटेड नेशन को कि भैया इसको आतंकवादी घोषित करो, लेकिन चीन बार बार रोक रहा है। इस पर अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जो लोग यूनाइटेड नेशन काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े हुए हैं
उनमें से अगर एक भी नहीं चाहे तो वो वैश्विक तौर पे टेररिस्ट घोषित नहीं हो सकता। तो ये चीन तो कभी चाहेगा नहीं कि ये टेररिस्ट घोषित हो, क्यों नहीं चाहेगा अभी जानेंगे। तो यहाँ पर एनआईए डोजियर में उल्लेख किया। डोजियर एक रिपोर्ट होती है जो एनआईए के द्वारा तैयार की गई है। उसमें बताया है कि 26/11 हमले में अपनी भूमिका के लिए वांछित है। दिलचस्प बात यह है कि उसे मई 2022 में आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोप में लाहौर में गिरफ्तार किया गया और 3 सप्ताह के भीतर त्वरित सुनवाई में दोषी ठहराया गया था। यानी कि यह फंडिंग करता था आतंकवादियों को, इसलिए इसको जो है पाकिस्तान के जेल में डाल दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी जेल में कोई भी आतंकवादी जो है केवल इसलिए जाता है कि उसके ऊपर जो है इंटरनेशनल लेवल पे कोई अटैक ना कर दे, जैसे भारत की कोई खुफिया एजेंसी ऐसा ना हो उनको मार दे या अन्य कोई उनको मार दे। तो इससे बचने के लिए ये लोग जो है वो पाकिस्तानी की जेलों में जाते हैं। बाकी इनका बड़ा वहां पे रख रखाव अच्छा होता है आतंकवादियों का। इसके बाद मीर को 30 अगस्त 2012 को अमेरिका द्वारा विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया है। वह एक एफबीआई की सर्वाधिक वांछित सूची में भी है, यानी एफबीआई जो कि अमेरिका की पुलिस है उसकी भी सूची में इसका नाम शामिल है। इस पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। चाइना ने कहा है कि भैया ये आतंकवादी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है चाइना। इसका कारण है, कारण समझ में आ जाएगा आपको। एक वीडियो मैंने तैयार की है जिसमें लिखा था, है ना, जिसका टाइटल में जिसका जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखना, आपको पता लग जाएगा कि कौन नहीं चाहता कि ये जो है वो आतंकवाद पूरे तरीके से बंद हो। तीसरा है अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की जो है वो चीन ने सबसे पहले 2022 में मक्की को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में डालने के भारत के प्रयास को रोका था। यानी हम 2022 में इसे टेररिस्ट घोषित करना चाहते थे, हमने सूची में डाल दिया था, लेकिन चीन ने रोक दिया था। हालांकि 2023 में इसने अपनी रोक हटा ली थी, चाइना ने रोक हटा ली थी कुछ दबाव पर। लश्कर के राजनीतिक मामलों के प्रमुख मक्की को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया। हालांकि सूत्रों का हवाला देते हुए ईटी की रिपोर्ट होती है, उसमें पाकिस्तानी संयुक्त राष्ट्र को बताया कि मक्की मर चुका है, लेकिन अभी ये मरा नहीं है। भाई मरा हुआ जिंदा हो गया ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। मतलब आतंकवादियों को ये खुद ही मार देते हैं और फिर 4-5 साल बाद पता लगता है कि वो तो जिंदा था। डराने के लिए, मतलब दुनिया को ये पता लग जाए कि मर गया, और आगे वो चीजें रणनीति चुप चुप चलाते रहते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। आगे कह रहा है जिससे सुरक्षा एजेंसियों में संदेह पैदा हो गया था। कथित तौर पर लश्कर के एक धन जुटाने में शामिल। लश्कर तैयबा का जो संगठन है उसके लिए धन इकट्ठा करने का काम करता है, ये फंडिंग वगैरह का काम ये आतंकवादी करता है। चौथा नाम है तलहा सईद। इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये लश्कर तैयबा के नेता हाफिज सईद के बेटा है। ये किसका? हाफिज सईद का, ठीक है। तलहा सईद के खिलाफ भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को चीन ने 2022 में रोक दिया था। यानी चीन ने फिर से इस आतंकवादी को भी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने से मना कर दिया कि भैया ये आतंकवादी नहीं है, ये मेहमान है चीन का, है ना। उसके बाद कथित तौर पर भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों में लश्कर तैयबा द्वारा भर्ती, धन संग्रह, हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में सक्रिय रूप से ये शामिल है। जो अफगानिस्तान से कुछ ऐसे लड़कों को ये उठाता है जिनका ब्रेन वॉश करके ये आतंकवादी बनाता है। उसके अलावा धन जुटाने का ये काम करता है, फंडिंग वगैरह करता है और आतंकवाद को आगे बढ़ाने का काम करता है। क्या एक्टिविटी करनी है, कहां जो है हमला करना है, वो सारा काम ये करता है। इसके बाद हम लोग आगे पांचवा आतंकवादी देखते हैं, शाहिद महमूद रहमतुल्लाह। इस पर भी हमने प्रतिबंध लगाया था। रहमतुल्लाह प्रतिबंध संगठन फलाह ए इंसानियत, ये एक संगठन है, ये एक फाउंडेशन है, FIF इसका उप प्रमुख है, जो लश्कर का एक प्रमुख संगठन है। लश्कर ए तैयबा का ये बहुत सारे संगठन होते हैं, क्योंकि लश्कर ए तैयबा एक तरीके से प्रतिबंध है पाकिस्तान में, केवल दिखाने के तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे कि बाद में कोई परेशानी पाकिस्तान को ना हो। लेकिन छोटे छोटे बहुत से संगठन बना दिए हैं जिससे उनको फंडिंग जो है मिलती रहती है। जैसे इस तरह से समझिए कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं और वो देश में बदनाम हो जाए बुरी तरह से, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे पैसे तो चाहिए, तो मैं क्या एक छोटे छोटे नाम से अलग अलग जो है वो अलग अलग फाउंडेशन, अलग अलग जो है ग्रुप्स बनाऊंगा। अब मैं कहूंगा ये मेरा है ही नहीं, ये बिल्कुल अलग है, फंडिंग वो उसको आएगी और वो फंडिंग मुझे करेगा। कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं। यानी एक बड़े जो है ग्रुप का छोटे छोटे बहुत से ग्रुप बना दिए। इस तरह से ये जो है वो फंडिंग वगैरह लेते हैं। जो लश्कर का प्रमुख संगठन है, इसके खिलाफ प्रस्ताव को भी चीन ने 2022 में रोक दिया था। 2022 में कह दिया था कि इस पर रोक मत लगाओ। उसके बाद ईटी की रिपोर्ट के अनुसार रहमतुल्लाह भारत विरोधी गतिविधियों के लिए धार्मिक कार्यों की आड़ में धन भेजकर भारत में
ठिकाने और समर्थन बनाने की साजिश में जो है वो शामिल था। अब ये जो व्यक्ति है ना, वो पीपल टू पीपल, यानी कि लोगों को जाकर के, यानी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से ही आतंकवादियों को भेज रहा है, ये भारत में भी लोगों को पैसे देने के लालच देता है, पैसे देंगे और आप ऐसी गतिविधियां करें, कुछ जो खबरें हैं वो हमें दें। तो जैसे आपने देखा ज्योति मल्होत्रा या और बहुत सारे केस ऐसे होते रहते हैं जिनमें भारतीय लोग जो है वो पाकिस्तान को कुछ ऐसी खुफिया जानकारियां देते हैं जो उन्हें नहीं देनी चाहिए, वो केवल लालच के तौर पे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक लश्कर ए तैयबा का एक संगठन है टीआरएफ, जिसने पहलगाम में जो है वो आतंकवादी हमला करवाया था। ठीक है, हालांकि उसे अभी आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है, लेकिन वो है एक आतंकवादी संगठन ही। भारत ने काफी समय पहले टीआरएफ यानी कि द रेसिस्टेंस फोर्स को ऑलरेडी हमने जो है वो आतंकवादी जो है श्रेणी में रख दिया था, लेकिन फिर से चीन ने रोक लगा दी थी। जैसे आप लोग देखो, टीआरएफ पर प्रस्ताव, हमने टीआरएफ को भी जो है आतंकवादी घोषित करने के लिए कोशिश की थी। भारत ने टीआरएफ पर 3 प्रस्तुतियां दी, पहली दिसंबर 2023 में। यह हमला कब हुआ है? 2025 में, इसी वर्ष और इसी महीने में, मतलब इससे 22 अप्रैल को हुआ था, यानी पिछले महीने में हम कह सकते हैं, है ना। तो 22 अप्रैल को ये हमला हुआ था 2025 में। अगर ये प्रस्ताव पहले से मान्य हो जाता तो शायद ये हमला नहीं होता, जो कि जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी, शायद ये नहीं जाती, क्योंकि हम लोग ने पहले से ही टीआरएफ को जो है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया था, इस पूरे के पूरे जो है वो ग्रुप को। तो यहाँ पहले दिसंबर 2023 में, उसके बाद हमने अगली रिपोर्ट के लिए 2024 में विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया था, फिर फरवरी 2025 में दाखिल की थी, है ना। और ये बिल्कुल मतलब हमने जो है वो फरवरी 2025 में भी एक बार रिपोर्ट जारी की थी कि इसको भाई इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट ग्रुप घोषित करो, लेकिन दिसंबर 24 में प्रस्तुतिकरण किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने तीनों प्रस्तावों को अवरुद्ध कर दिया, यानी ब्लॉक कर दिया। चीन ने बार बार ये कहा कि ये संगठन जो है वो आतंकवादी संगठन नहीं है। अब यहां समझने की बात यह है कि पाकिस्तान चीन क्यों नहीं चाहता कि ये आतंकवादी घोषित हो? तो चीन क्यों चाहेगा भाई? क्या ये कोई इस तरह की गतिविधियां लोगों को मारने की या इस तरह की कोई भी हमलों की गतिविधियां क्या ये चीन में कर रहे हैं? नहीं। तो चीन को क्या परेशानी है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। अब अगर चीन इनको आतंकवादी घोषित कर देता है, मान के चलिए वो कहता है कि हाँ जी ये आतंकवादी हैं, तो भाई साहब हथियार कौन खरीदेगा फिर चीन से पाकिस्तान के लिए? भाई पाकिस्तान हथियार खरीदता है चीन से? नहीं खरीदता है, बिल्कुल खरीदता है, और बहुत बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है। वो बात अलग है कि हथियार को खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, लेकिन जमीन तो है, वो जमीन गिरवी रख देता है। लगभग बहुत सारा बहुत बड़ा एरिया जो है वो चीन ने पाकिस्तान का घेरा हुआ है। बदले में क्या देता है? फंडिंग, पैसे देगा, या तो हथियार देगा, या इस तरह के छोटे मोटे खिलौने देकर के उनको बेवकूफ बनाता रहेगा, उनकी जमीन को कब्जाता रहता है। आने वाले समय में अगर भारत ने भी अगर छोड़ दिया ना पाकिस्तान को, तो चाइना जो है पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। वो समय बहुत ही जल्द आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा उसके बारे में। तो इसलिए चाइना नहीं चाहता कि भाई इन दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह हो। सुलह होगी तो हमारा ध्यान चीन की तरफ जाएगा, क्योंकि चीन भी कोई कम नहीं है। अक्साई चीन का क्षेत्र हो या फिर अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र हो, ठीक है, बहुत सारे जो है क्षेत्र उसने कब्जाए हुए हैं। इसलिए इसलिए जो है वो नहीं चाहता कि देश के अंदर, यानी भारत देश के अंदर शांति हो। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध जैसा माहौल बना रहे और मैं अपनी रोटियां सेकता रहूं। तो ये वीडियो थी, इसमें मैंने आपको बताया कि भाई चीन जो है वो आतंकवादी घोषित नहीं होने देना चाहता इन आतंकियों को, जबकि ये टॉप लेवल के आतंकवादी हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बता दूं, आप में से कोई भी स्टूडेंट वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो आप लोग हमारा रीजनिंग का स्पेशल बैच मात्र 499 में ले सकते हैं। ये आपको बैच मिलेगा कंपटीशन गुरु ऐप पर। एकदम हम लोग जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक चीजों को पढ़ाएंगे, और आपके एग्जाम में रीजनिंग स्कोर 100% होगा। विश्वास के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने हजारों स्टूडेंट को मैं ना पढ़ाया है और उनका रिजल्ट भी देखा है जिनका 100% स्कोर रहता है। तो ये लोगो है हमारे ऐप का, ये हमारा मोबाइल नंबर है, कोई भी जानकारी लेनी हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करके पेड कोर्स के सेक्शन में जाकर के आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ जल्द ही आएगी, और शाम को डेली 8 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास लगती है इसी चैनल पे, और रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल दोनों पे। तो आप जाइए और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके डेली रात को 8 बजे अगर आप
किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो 8 बजे मेरे से डेली पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, राम राम, जय हिंद।